माननीय रॉबिन बन्सल सर यांचं जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सहर्ष स्वागत. सरांना विनंती करते की सरांनी स्थानापन्न व्हावं. सर सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मान्यवर आणि आपले सर्वांचे स्पीकर परीक्षाधीन IPS अधिकारी रॉबिन बन्सल सर यांचं सर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने मी पुणे मायरे उपजिल्हाधिकारी महसूल आपले सहर्ष स्वागत करते. माननीय जिल्हाधिकारी महोदय हे थोड्या वेळाने सर आपल्याला जॉईन करणार आहेत, तर त्याआधी आपण सेशनला सुरुवात करू. तर सर्वांना नमस्कार. आणि यवतमाळच्या रंजवंत्या उन्हामध्ये सुद्धा युवा समाज या कार्यक्रमाला तुम्हाला सर्वांना यावं वाटलं, तर ही खऱ्या अर्थाने तुम्ही धडपडणारे स्वप्नाळू तरुणाई आहे असं मी सर आवर्जून सांगेल. तर आपल्या आजच्या प्रमुख मान्यवर वक्त्यांचं इंट्रोडक्शन देण्याच्या आधी मी माननीय रॉबिन बन्सल सर यांना विनंती करेल की त्यांनी आणि आपले जे CM फेलोज आहेत की ज्यांचा या पूर्ण युवा समाज मागे फार मोठे कष्ट आहेत, त्या सर्वांना विनंती करेल की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. आपण सर्वजण ज्यावेळेस स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतो त्यावेळेस आपलं आराध्य दैवत जी देवता असते सरस्वती देवता, तर सरस्वती देवतेचे पूजन करून आपला जो काही युवा संवादचा 7 सेशनचा जो कार्यक्रम आहे त्याचा आज आपण सुरुवात करत आहोत. आणि आमचं पहिलं सत्र हे माननीय रॉबिन बन्सल सर यांचं आहे. त्यानंतर या पूर्ण 7 दिवसांच्या सेशन्समध्ये तुम्हाला विविध मान्यवरांचं सेशन ऐकायला मिळणार आहे. ही फार मोठी पर्वणी आहे की जिल्हा प्रशासन तुमच्या स्वप्नांमध्ये तुम्हाला सपोर्ट करत आहे किंवा तुम्हाला मोठी स्वप्न पाहायला प्रोत्साहित करते. ही खूप जमेची बाजू आहे खरं तर. सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायचे. हा युवा संवाद कशासाठी, तर रॉबिन बन्सल सर असो, विकास मीना सर असो, मी असेल किंवा आपले CM फेलोज असेल, आम्ही सर्वजण सुद्धा एकेकाळी तुमच्यासारखे समोर बसलो होतो आणि चांगले योग्य मार्गदर्शन मेहनत याच्या जोरावरती छोट्या मोठ्या परीक्षा पास करून आज तुमच्या समोर वक्ते म्हणून उपस्थित आहोत. आपल्या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असणारे विविध अधिकारी मार्गदर्शन करतील. या अनुषंगाने या कार्यक्रमाचं नियोजन झालं आणि त्यातील पहिलेच सत्र हे परीक्षाधीन IPS अधिकारी. तर खरं तर वर्दीबद्दल लोकांना फार क्रेज असते आणि करत असताना त्यांना कशा प्रकारचे चॅलेंजेस येतात किंवा काम करताना कशा प्रकारची मजा येते, वेगवेगळे चॅलेंजेस आपण टॅकल करतो, तर याबद्दल सुद्धा तुम्ही मार्गदर्शन करावं अशी मी विनंती करते. आपले आजचे वक्ते रॉबिन बन्सल सर यांचा परिचय देण्याच्या आधी मी आपले CM फेलो यांना विनंती करते की सरांचं स्वागत करावं. कलेक्टर सर नंतर स्वागत करतीलच, पण आपण कार्यक्रम सुरू करण्याच्या आधी एक फॉर्मल स्वागत करूया. येस प्रसाद. थँक्यू. जिल्ह्यातून येतात आणि त्यांनी पंजाबमधूनच त्यांचं शालेय शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यांनी इंजिनिअरिंगसाठी IIT दिल्ली, जी काय आपण म्हणू शकतो की फार फेमस संस्था आहे, या संस्थेतून सरांनी त्यांचं इंजिनिअरिंग पूर्ण केलेलं आहे. तर आज तुमच्या समोर एक IITian आणि एक IPS अधिकारी असं आपण ज्याला म्हणूया की फार मल्टी टॅलेंटेड व्यक्ती तुमच्या समोर आज सेशनसाठी उपस्थित आहेत. सरांनी त्यांचं इंजिनिअरिंग कंप्लीट केल्यानंतर सरांनी सॅमसंगमध्ये सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये जॉब सुद्धा केलेला आहे. आणि सरांनी जॉब सोडल्यानंतर त्यांनी 2021 साली सरांनी जॉब सोडला आणि त्यानंतर स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली. आणि सरांनी 2022च्या सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाममधनं देशामधनं 135वा क्रमांक मिळवून इंडियन पोलीस सर्व्हिस, भारतीय पोलीस सेवा ही सर्व्हिस सरांना प्राप्त झाली. आणि त्यामध्ये सुद्धा एक प्रगतशील असलेलं राज्य आपलं महाराष्ट्र राज्य सरांना केडरमध्ये मिळालं. आणि IPS महाराष्ट्र म्हणून सर सध्या कार्यरत आहेत. सर सध्या यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तर सर तुमच्या प्रवासातनं सर्व तरुणाईला नक्कीच
खूप काही शिकायला मिळेल अशी मी सरांना विनंती करते आणि आजचा माईक सरांकडे सुपूर्द करते. माननीय रॉबिन बन्सल सर, IPS. थँक्यू. Thank you so much for introducing me. First of all, I would like to thank Lecter sir, all the organizing team to invite me here, and wish you all a very warm good morning. मैं सबको हिंदी समझ आती है? मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, एक थोड़ा मैं दोबारा दे देता हूँ. मेरा नाम रॉबिन बंसल है, मैं IPS 2023 बैच अधिकारी हूँ. अभी पांडरगावा में विभाग पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ. मैंने सिविल सर्विसेज 2022 एग्जाम में 135 ऑल इंडिया रैंक 135 हासिल किया है. मैं यूनिवर्सिटी पंजाब का हूँ. पंजाब में छोटा सा कस्बा है पांडरगावा जैसा ही, वहाँ का रहने वाला हूँ. उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IT दिल्ली में 2015 में से लेकर 2019 तक. 2019 से लेकर 2021 तक मैंने सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया. फिर मैंने 21 में नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज भी साथ साथ में तैयारी कर रहा था, और दोनों चीज़ों में मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा था. इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को अपनी नौकरी को छोड़ के एग्जाम की तैयारी करने के लिए. तो फिर 21 में मैंने छोड़ा और सिविल सर्विसेज 22 में, जो कि मेरा 4th अटेम्प्ट था, उसमें मेरा 136 रैंक था. जो मेन उद्देश्य आज के टॉप का है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी, सिविल सर्विसेज क्या है, कब तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न, उसी के बारे में. सिविल सर्विसेज UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सेंटर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो भी ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, उसके लिए वो जो प्रोसेस है, एग्जामिनेशन प्रोसेस वो कंडक्ट करती है. उसमें से एक एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के 2 सर्विसेज, ऑल इंडिया IAS और बाकी सेंट्रल सर्विसेज IRS IT कस्टम्स, ऑडिट अकाउंट्स, रेलवे, ऐसे लगभग मेरे पास 19-20 सर्विसेज है. आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस स्टेट सर्विसेज, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. इसमें जो ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति कंबाइंड एग्जामिनेशन होती है. इस एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 21 साल की है, 21 ईयर्स, और ग्रेजुएशन, कोई भी बेसिक ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सिंपल ह्यूमैनिटीज हो, आयुर्वेदा PHMS हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन जिसने किया हो 21 साल की एज होगी है, वो इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकता है. और ये जो एग्जामिनेशन है ये 3 स्टेज में होता है. पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है. प्रीलिम्स में जो फॉर्म निकलते हैं, लगभग फरवरी में फॉर्म निकलते हैं, तो अराउंड 10 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं UPSC का, सिविल सर्विसेज का. फॉर्म करने के बाद मई में प्रीलिम्स होता है. प्रीलिम्स सिंपल MCQ बेस्ड होता है. प्रीलिम्स एक तरह का स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है. जो मेन एग्जामिनेशन है मेंस होता है वो, बट मेंस रिटन एग्जामिनेशन होता है. जब 10 लाख बच्चे फॉर्म करते हैं, सभी 10 लाख बच्चों का रिटन एग्जाम नहीं ले सकते. तो इसके लिए उनको स्क्रीनिंग, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जिनकी ठीक-ठाक तैयारी है, वो फिल्टर आउट करने के लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है. उसमें 10 लाख में से लगभग 5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं. और प्रीलिम्स 2 स्टेज में होता है. 2 स्टेज में 2 एग्जाम होते हैं सेम डे पे, 2 घंटे के 2 एग्जाम होते हैं. एक होता है जनरल स्टडीज 1, जिसमें पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक ये आता है. और सेकंड एग्जामिनेशन होता है जो आफ्टरनून सेशन में होता है, उसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग आता है. जो सेकंड एग्जामिनेशन होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% मार्क्स चाहिए होते हैं.
जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है उसके बेसिस पे कट ऑफ बनती है। 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, +2 -2/3 मार्किंग स्कीम के साथ अराउंड जनरली कट ऑफ आजकल 100 के आसपास होती है। उसमें 20 सवाल पॉलिटी के, 15-20 सवाल इकोनॉमी के, कुछ सवाल साइंस एंड टेक के, कुछ 15-20 सवाल करंट अफेयर्स, कुछ 2-3 सवाल बाकी टॉपिक्स से आते हैं। उसमें जो ये टॉपिक्स हैं इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपकी हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यही वो टेस्ट करते हैं। प्रीलिम्स का उद्देश्य यही होता है कि आप मेंस के लिए तैयार है या नहीं है, आप सीरियस कैंडिडेट हो या नहीं हो, उसको फिल्टर आउट करने के लिए होता है। तो मेंस मई के लास्ट संडे को या जून के फर्स्ट संडे को होता है, और मेंस के बाद फिर मई के लास्ट संडे या जून के फर्स्ट संडे को होता है। प्रीलिम्स के बाद 3 या 4 महीने के बाद अगस्त सितंबर में मेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है। मेंस एग्जामिनेशन ही मेन एग्जामिनेशन है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। मेंस एग्जामिनेशन में 9 पेपर होते हैं। 9 में से जो 7 पेपर हैं वो उनके मार्क्स काउंट होते हैं फाइनल रिजल्ट में। जो 2 पेपर हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, वो लैंग्वेज के पेपर होते हैं। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जैसे मराठी दे सकते हैं, पंजाबी नहीं आता। बाकी उनमें क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, 300 में से 75 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। जो बाकी 7 पेपर बचे वो इस प्रकार होते हैं। पहला पेपर होता है ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग का पेपर होता है 3 घंटे का, वो फ्राइडे को होता है शेड्यूल 9 AM to 12 PM। उसमें 2 ऐसे लिखे होते हैं 125 मार्क्स के। जो टोटल 7 के 7 पेपर्स हैं वो 250 मार्क्स के प्रत्येक पेपर होता है। तो टोटल 250 into 7 1750 1750 का मेंस का टोटल होता है। तो पहला पेपर होता है ऐसे का। ऐसे में 2 ऐसे लिखे होते हैं 125 नंबर पे, 1.5 घंटे के ऐसे लगभग। उसमें 1000 से 1200 वर्ड्स का ऐसे होता है। उसमें पहले सेक्शन में जो फर्स्ट ऐसे होता है 4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं, उसमें से किसी एक पे एक ऐसे लिखना होता है। जो दूसरा ऐसे होता है वो भी 4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं, उसमें से भी 4 में से एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। जो मोस्टली एक ऐसे है वो फिलोसॉफिकल होता है। जो एक ऐसे दूसरा ऐसे है वो सोशल इश्यूज पे होता है, चिल्ड्रन पे, वुमेन पे, ट्राइबल्स के इश्यूज पे ऐसे होता है। जो फर्स्ट ऐसे होता है जनरल फिलोसॉफिकल ऐसे होता है, जो फिलोसॉफिकल वार्तालाप दार्शनिक ऐसे होता है। दोनों ऐसे को 1.5 घंटा आपका है, 3 घंटे के 2 ऐसे लिखे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे सैटरडे को 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज 1, दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज 2। जनरल स्टडीज 1 का पेपर 9 से 12, 2 का पेपर 2 से 5। जो जनरल स्टडीज 1 है उसमें हिस्ट्री आती है, उसमें ज्योग्राफी आती है, उसमें इंडियन सोसाइटी आती है। मेजर ये टॉपिक्स है। हिस्ट्री में हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर आता है। ये जो इस मतलब आप सोच रहे होंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। मैं तो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरे को हिस्ट्री क्यों पूछ रहे हैं? जो ये बाकी जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं इसमें बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है +2 लेवल या फर्स्ट ईयर कॉलेज ग्रेजुएट का जो लेवल है उतनी ही अंडरस्टैंडिंग, बट सारे डायमेंशंस पे भी आप क्वेश्चन को एड्रेस कर पा रहे हो वो टेस्ट करते हैं। जैसे GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी होती है, तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट था, बैटल ऑफ बक्सर काशी से लेकर 1947 तक, और थोड़ी कभी पोस्ट इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है। आर्ट एंड कल्चर में हमारे पास हड़प्पन आर्ट, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का आर्ट है, वो मॉडर्न आर्ट से लेके एंशिएंट इंडिया का जो भी आर्ट है, गुप्ता पीरियड का, प्रतापशाह पीरियड का, और उसके बाद मीडियम पीरियड का जो आर्ट है दिल्ली सल्तनत के पीरियड का और मुगल्स के पीरियड का आर्ट एंड कल्चर का ही होता है। और जो हिस्ट्री का पीरियड है वो जो 1750 से लेकर 1947 तक पूछा जाता है। 2-3 साल में कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी सवाल आता है। जो सोसाइटी का पार्ट है
और इंडियन सोसाइटी के जो मेन मुद्दे हैं, विमेन रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड, कम्युनलिज्म, ट्राइबल्स का है, चिल्ड्रन का है, इन पे कुछ सवाल होते हैं। फैमिली कास्ट सिस्टम भी एग्जाम्पल के तौर पे कि 1940s में या 1800 में जो इंडिया का कास्ट सोसाइटी का कास्ट स्ट्रक्चर था और आज का जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इस तरह के कुछ सवाल होते हैं। और फिर जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी से एक आधा सवाल होता है, इंडियन जियोग्राफी का होता है, मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। ऐसा टोटल 20 सवाल होते हैं, प्रत्येक सवाल 12.5 मार्क्स का होता है। नहीं, 10 सवाल 10 नंबर के होते हैं और 10 सवाल 15 नंबर के होते हैं। ऐसे टोटल 250 नंबर के होते हैं। तो जो पेपर 2 है वो उसमें आता है पॉलिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। पॉलिटी के वो मेजर चंक उसमें पॉलिटी का होता है। 250 में से 125 250 में से 125 नंबर पॉलिटी के सवाल होते हैं और कुछ 40-50 नंबर के ये जो 20 का टॉपिक है सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इससे होते हैं 40-50 नंबर के सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस से होते हैं। पॉलिटी में जो ये मेंस का जो सिलेबस है ना वो बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है यूपीएससी ने। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे, पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक उन्होंने पूछना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जुडिशरी का लेजिस्लेचर के साथ सेपरेशन ऑफ पावर्स, और राज्यसभा में क्या इशू है, लोकसभा में क्या इशू है, स्टेट के फाइनेंसिंग, सेंटर के फाइनेंसिंग, जैसे एक बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस हर पेपर का यूपीएससी ने दिया हुआ है और उस सिलेबस के दायरे में रहकर ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, इसके बारे में, और जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जुडिशरी में क्या इशू है, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये सब इनके रिलेटेड कोई एनालिटिकल सवाल होते हैं। कुछ आजकल करंट में जो चल रहा है उसकी इम्पोर्टेंस, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चल रहा है न्यूज़ में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये जो एनालिटिकल सवाल है वो पूछे जाते हैं। जो बीच का टॉपिक है सिविल सोसाइटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें एक आधा सवाल एनजीओ से होता है कभी, एक आधा सवाल सिविल सोसाइटी का क्या रोल है गवर्नेंस में, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, गवर्नेंस है, जो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पे होता है। फिर जो 50 नंबर का है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे होता है, उसमें ब्रॉडली टॉपिक्स हैं इंडिया के नेबर्स के साथ क्या रिलेशन रहा है, मेजर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इवेंट्स होते हैं, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, उनमें क्या सुधार लेके आ सकते हैं, उनका इंडिया का उनके साथ क्या रहा है, इंडिया का क्या से रहा है मेजर टॉपिक्स पे, और इंडियन डायस्पोरा है जो इंडिया के लोग बाहर गए हुए हैं, उनका क्या रोल रहा है इंडिया में, या इंडिया का उस कंट्री के रिलेशन के साथ इंडिया यूएस का क्या रोल है, ऐसा उस पे 4 सवाल होते हैं 50 नंबर के। GS2 ये GS2 है। फिर नेक्स्ट डे संडे को GS3 और GS4 होता है। GS3 में भी सेम वही 20 सवाल होते हैं, 10 सवाल 10 नंबर के, 10 सवाल 15 नंबर के, टोटल 250 नंबर का पेपर। उसमें जो मेजर टॉपिक आते हैं वो इकोनॉमी होता है मेजर टॉपिक, दूसरा मेजर टॉपिक होता है एग्रीकल्चर, इकोनॉमी से रिलेटेड है, और इंडिया की सिक्योरिटी इश्यूज है जो इंडिया के साथ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुई, ये टॉपिक्स प्रोबेबली दूसरा पेपर GS3 का पेपर कवर करता है। तो इकोनॉमी में मोस्टली इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या रही है 47 से लेकर अभी तक, कोई मेजर इवेंट हो रहा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन है, आजकल फाइनेंस कमीशन में क्या चल रहा है, किस तरह की फाइनेंस कमीशन में रिपोर्ट रही है, उसका स्टेट्स का क्या विरोध कर रहे हैं, उसका इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे एनालिटिकल मतलब कुछ हाँ या ना ही पूछते हो, आपका क्या विचार है, इस पे आप कमेंट कीजिए, इस तरह के सवाल होते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, कुछ पोल्यूशन रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हुई है, कुछ भी ऐसे कुछ जीन एडिटिंग पे हो सकता है, जीन मॉडिफिकेशन पे हो सकता है,
कुछ एआई पे हो सकता है, ब्लॉकचेन पे हो सकता है। बेसिक सवाल की ब्लॉकचेन में क्या चल रहा है आजकल, उसका इंडिया की पॉलिसी क्या है ब्लॉकचेन को रेगुलेट करने के लिए, और इसके क्या फायदे होने वाले हैं, ब्लॉकचेन को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जैसे वीडी कॉटन है, वीडी ब्रिंजल है, ये अपने को जेनेटिक मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसका सेहत पे क्या नुकसान है, आने वाली जनरेशन पे क्या नुकसान है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से क्लाइमेट चेंज को अपन डील कर सकते हैं। तो ये इसका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं 40-50 नंबर का। सिक्योरिटी में पूछा जाता है इंडिया में जो इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, गडचिरोली में जैसे महाराष्ट्र है, नागालैंड इंसर्जेंसी है, मणिपुर है, बोडोलैंड इंसर्जेंसी, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री क्या रही है, अभी क्या सिचुएशन है उस इंसर्जेंसी की, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्या सक्सेसफुल रही है या कुछ और करना चाहिए, ऐसा आक्रोश क्यों है लोगों में। और एक जम्मू कश्मीर का इशू है, या थोड़ा पंजाब में एक्सट्रीमिज्म का इशू है, या राइट विंग एक्सट्रीमिज्म भी है, कुछ भी जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज हैं और इंसर्जेंसी, इन पे सवाल। और इंडिया की बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे है, बॉर्डर के थ्रू कौन सी ट्रैफिकिंग होती है, फेक करेंसी आती है, उसको रोकने के लिए क्या कर रहा है, बॉर्डर इशूज है जो चाइना के साथ बॉर्डर इशूज है, जो लद्दाख में बॉर्डर इशू, अरुणाचल का बॉर्डर इशू है, बांग्लादेश वाला बॉर्डर कैसे मैनेज करता है, उसको इंडिया को बॉर्डर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको GS3 का पेपर इन इशूज को कवर करता है। फिर आता है GS4 का पेपर। GS4 थोड़ा डिफरेंट पेपर होता है, ये एथिक्स का पेपर होता है। इसमें थ्योरी होती है और केस स्टडी होती है। इसमें 130 नंबर के सवाल होते हैं, 10-10 नंबर के 13 सवाल वो थ्योरी के होते हैं, और 20-20 नंबर की 6 केस स्टडी, 120 नंबर के वो केस स्टडी में होती है। केस स्टडी में जैसे एग्जाम्पल दूँ, एक लंबी सारी केस होता है जिसमें आप ऐसा करके इस पद पे हैं, आप जैसे मान लो कलेक्टर हैं, कोई ऐसा इशू आ गया है उसमें पुल, आप इंजीनियर हो, पुल बनाना है, पुल में आपको पता चला है ये इशू है, पर पुल को जल्दी भी बनाना है, आप कैसे डील करेंगे, कौन कौन सी वैल्यूज को आपकी वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी। मतलब केस स्टडी जैसे होती है कि ना ये आंसर ठीक होता है ना ये आंसर ठीक होता है, उसमें बीच का एक आंसर होता है, वो आप कैसे उस आंसर पे पहुंच रहे हो, आपकी अप्रोच क्या है, वो होती है। तो जो 13 सवाल हैं थ्योरी के, उसमें वो भी अप्लाइड थ्योरी होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, टीम मैनेजमेंट के बारे में, कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज रही है उन्होंने क्या वैल्यू सिखाई है अपने को, जैसे महात्मा गांधी है, राजा राम मोहन रॉय है, डॉक्टर अम्बेडकर है, उन्होंने क्या सिखाया अपने को। आप एथिक्स को अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं, जो नए नए इश्यूज आ रहे हैं उसमें क्या एथिकल इश्यूज हैं, जैसे AI है, अभी AI की कंपनी है, AI के आगे से क्या एथिकल इश्यूज आ रहे हैं, जैसे प्राइवेसी रिलेटेड आ रहे हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो पेपर डील करता है। तो ये एक ऐसे का पेपर और 4 पेपर ये मिला के 5 पेपर हो गए। ये फ्राइडे को ऐसे का, सैटरडे को 2 पेपर, संडे को 2 पेपर होते हैं। तो 4 दिन का ब्रेक होता है। नेक्स्ट सैटरडे को 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, तो जिसमें सिर्फ जो मैंने पहले बताया वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज। फिर जो संडे है उसमें ऑप्शनल करके कॉन्सेप्ट है यूपीएससी में, उसमें ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल की लिस्ट प्रोवाइड की है यूपीएससी, आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसफी, कुछ भी एक अराउंड 20 ऑप्शनल, 20 से 25 ज़्यादा ही होंगे, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऐसे ऑप्शन की लिस्ट ये यूपीएससी है, उसमें से किसी का भी चयन कर सकते हो। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में दो पेपर होते हैं। जो GS 1, 2, 3 का पेपर है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो इतने डीप में पूछे जाते हैं, तो उसमें आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको सब कुछ पता हो, पर जो ऑप्शनल है वो उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको अच्छे से पता हो। उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक का
मतलब 4 साल का सिलेबस है, जैसे बीटेक का 4 साल का सिलेबस है, वो उतना मतलब ऑलमोस्ट उतना सिलेबस पूछा जाता है। उसको भी 2 पार्ट में तोड़ा गया है, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, दोनों पेपर 250-250 मार्क्स के, जैसे 500 मार्क्स के 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। जैसे कि मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, उसका फिजिक्स से टच रहा है, पर मेरे को फिजिक्स पसंद भी है। मेरे को एक टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से ये भी आया था कि ऑप्शनल का चयन कैसे करते हैं, इसके बारे में। जो ऑप्शनल होता है वो यूपीएससी में काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। अगर आप ऑप्शनल में, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए यूपीएससी में, तो ऑप्शनल में अच्छा करना ही पड़ेगा। तो मैंने ऑप्शनल 2-3 पैरामीटर्स देख के लिया था। एक तो कि उस ऑप्शनल में लोगों के मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा ऑप्शनल है जिसमें बाकी लोगों के मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स से कम रह पा रहे हैं, तो अगर मैं उसमें अच्छा भी करूँगा तो शायद मेरे भी कम ही रहेंगे। तो एक पहला फैक्टर। दूसरा, क्या वो मेरे को ऑप्शनल पसंद है कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ वो ऑप्शनल। तीसरा, अगर मेरे को पसंद भी है, क्या वो मेरे को ऑप्शनल आ रहा है। एक होता है कि मेरे को पसंद आ रहा है सब्जेक्ट, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, वही आ रहा है, मतलब मैं उसको सीख के अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कि मैं 1 ऑफ द टॉपर उसमें बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। तो ये 3 पैरामीटर्स के हिसाब से ऑप्शनल लेना चाहिए। मैंने इस 3 पैरामीटर के हिसाब से ऑप्शनल डिसाइड किया है। और उसका सिलेबस क्या है, आपका ऑप्शनल का भी सिलेबस इन्होंने काफ़ी ब्रॉडली डिफाइन किया है यूपीएससी ने। आप ऑप्शनल का सिलेबस ले, सर जो आपको ऑप्शनल लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, उनका आप सिलेबस लो, कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लो, आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आपको लग जाएगा ये कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो आप 15-20 दिन उसको पढ़ो, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये मेरे पास का नहीं है, तो आप ऑप्शनल चेंज करो ना। ऑप्शनल के अच्छा टाइम 1-2 महीने बिता के ही ऑप्शनल चूज करो। तो उसके बाद 1750 मार्क्स का ये 7 पेपर होते हैं। तो जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे अराउंड 12 टाइम्स 13 टाइम्स फिर मेंस के रिजल्ट से सिलेक्ट करते हैं। अगर जनरली 800-900 वैकेंसीज होती है तो 10,000 लोग मेंस में सिलेक्ट किए जाते हैं। सॉरी, जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे 12 टाइम्स 13 टाइम्स लोग मेंस लिखते हैं। 800-900 वैकेंसीज होती है तो उसमें से 10,000 लोग मेंस लिखते हैं। सिर्फ 10, जो 5 लाख लोग प्रीलिम्स देता है उसमें से सिर्फ 10,000 लोग मेंस लिखते हैं। फिर मेंस के जो 1750 नंबर का मेंस है, उस मेंस के बाद जितनी वैकेंसीज है उससे 2.5-3 गुना लोग, जैसे 2500 से 3,000 लोगों की इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के मार्क्स 275 में से इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं। जो अच्छा करता है उसको अच्छे मार्क्स 200-190, जो बुरा करता है उसको थोड़े कम मार्क्स 150-150-160 मार्क्स या 140 मार्क्स मिलते हैं। इंटरव्यू लगभग आधे घंटे का होता है, उसमें 5 पैनलिस्ट होते हैं। वो हर पैनलिस्ट 6-7 मिनट जो आपके बारे में है, आपका ऑप्शनल है, आपका जो ग्रेजुएशन रहा है, जिस एरिया से आप आते हो उसकी इश्यूज क्या हैं। जैसे यवतमाल से आप हो तो यवतमाल में फार्मर सुसाइड्स का इशू है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और जो भी करंट न्यूज में चल रहा होगा उसका, जैसे अभी ईरान यूएस है, उसके क्या इशूज है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम जो करंट में चल रहा होगा, जो आपका बैकग्राउंड है उसी से रिलेटेड या फिर जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से फिर आपको 275 में से मार्क्स अवेलेबल होते हैं। ऐसा 1750 1750 प्लस 275 2025 का टोटल बनता है। उस टोटल में से आपके जितने मार्क्स आएंगे, कैंडिडेट के जितने मार्क्स आते हैं, उसी हिसाब से लिस्ट तैयार हो जाती है और उसी हिसाब से सिलेक्शन होता है। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसका रैंक बना जाता है, जिसके कम मार्क होंगे फिर कम मार्क होंगे उसका रैंक 20-30 ऐसे। फिर उस हिसाब से जो आपने सर्विसेज की लिस्ट दी होगी कि मेरे को IAS चाहिए, IPS चाहिए या IRS चाहिए, जैसा किसी का रैंक होता है उस हिसाब से उसको एलोकेट हो जाती है। तो ये तो हुआ यूपीएससी का प्रोसेस क्या है सिविल सर्विसेज का। दूसरा टॉपिक मेरे को मिला था कि मैंने तैयारी कैसे की। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली से रहा है, तो मेरे कॉलेज में थोड़ा यूपीएससी का एक्सपोजर है, लोग तैयारी करते हैं। तो मेरे को कुछ सीनियर्स मिले, उन्होंने बताया जो तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन हो चुका था जिनका, उन्होंने मेरे को बताया कैसे तैयारी की करनी चाहिए। तो IIT की लाइब्रेरी में, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में भी सिविल सर्विसेज का अच्छा माहौल है। कुछ लाइब्रेरी में मेरे कुछ लोग मिले,
ऐसा करके। तो जो बेसिकली जो जनरल स्टडीज़ की तैयारी है वो मेंस की करते हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ टाइम के लिए करते हैं। मेंस की तैयारी में मैंने जैसे बताया कि यूपीएससी ने डिटेल में सिलेबस डिटेल किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे। उस सिलेबस को आप आगे रखिए कि यही मेरी बाउंड्री है, इसी में से पढ़ाई करनी है। हर टॉपिक जैसे पॉलिटिका है, कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो उस टॉपिक से आप देखिए कि पिछले 10 साल में यूपीएससी ने कैसे सवाल पूछे हैं कि ऐसे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या असर रहा है, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में जो जजमेंट्स हैं, मेजर जजमेंट्स हैं, कोलिजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, उसमें क्या इश्यूज हैं, क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, इस तरह के यूपीएससी से सवाल पूछे हैं। आपको टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने टॉपिक आइडेंटिफाई किए, मैं मतलब मेरे तरीके से मैंने वो टॉपिक आइडेंटिफाई किए। तो उस टॉपिक के मैंने जो पिछले साल के पेपर थे, जैसे लोकसभा के इश्यूज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यूज है, पार्लियामेंट्री कमेटी से जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर में जो 10 साल के सवाल हैं, मैंने उनको एक साइड पे लिखा। तो मेरे को समझ में आ गया कि इस टॉपिक से यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो फिर मैंने उस टॉपिक को तैयार किया। उस टॉपिक को तैयार करने के लिए रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं जो लोग पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वो, या इंटरनेट का यूज कर सकते हो, या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से मटीरियल तैयार करते हो। उसमें से मैं टॉपिक बाय टॉपिक मैंने तैयार किया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए लगभग मेरे पास भी इतना मटेरियल होना चाहिए कि मैं उसका 400-500 वर्ड्स का कभी भी आंसर लिख पाऊँ। जो 10 नंबर का पेपर होता है उसमें 150 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, जो 15 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें 250। अगर मेरा 400-500 वर्ड्स का मटेरियल तैयार होगा, मैं कभी भी उसमें से 250 वर्ड का अच्छा मटेरियल जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा है मैं लिख पाऊंगा। ऐसे हर टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार किए मैंने। थोड़ा इसमें डिटेल में जाना हो तो मैंने सिलेबस का तो आपको थोड़ा डिटेल दिया है। सोर्सेज का अगर डिटेल लेना हो तो जैसे हिस्ट्री है, GS1 से शुरू करते हैं। GS1 में मैंने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर बताया, वो आप +1 +2 की जो NCERTs है उससे तैयार कर सकते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो विपिन चंद्रा, RS शर्मा, इनकी जो NCERT में कॉन्ट्रीब्यूशन की इनकी बुक्स हैं उससे लोग तैयारी करते थे। जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऐसा कहीं कंसाइजली इसका टॉपिक नहीं है, तो कोचिंग नोट्स से, प्रीवियस ईयर से, जो जियोग्राफी है वो भी मैंने किसी कोचिंग का नोट्स, जो मेरे को अच्छा कोचिंग का नोट्स लगा मेरे को याद आ रहा है, मैंने PMFIS के नोट्स से तैयार किया था। उसके बाद जो पॉलिटी है, GS2 में पॉलिटी है, पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत की बुक है और जो करंट में चल रहा है उसको गूगल सर्च कर करके तैयार किया था। जो बीच का टॉपिक है ये डेवलपमेंट गवर्नेंस रिलेटेड, ये मैंने किसी कोचिंग मटेरियल, विजन IAS, फॉरम IAS का कोचिंग मटेरियल लिया, उसमें से फिर मैंने अपने नोट्स बनाए और सेम इंटरनेशनल इशू के साथ। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी ऐसा कहीं एज इट इज नहीं मिलेगा। इवन सारा पेपर 3 का जो सिलेबस है वो किसी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने इकोनॉमी के लिए मृणाल पटेल सर करके हैं, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, मैंने उनके मटेरियल की हेल्प ली थी पढ़ने के लिए। उनसे उनका मटेरियल को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ थोड़ा रिलेट करके कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहे हैं, उस मटेरियल में से अपने नोट्स बनाए। जो डिजास्टर में जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो भी मैंने कोचिंग मटेरियल से तैयार किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो GS4 का पेपर आता है एथिक्स का, वो मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लगाए थे 1-2 कोचिंग के। लेक्चर्स में से मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, क्लासरूम लेक्चर टाइप। उस नोट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, उससे GS4 मेरा तैयार हुआ था। ऑप्शनल, हर ऑप्शनल का अलग अलग रहता है। कुछ लोग ऑप्शन के लिए कोचिंग करते हैं, कुछ लोगों का ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो उनकी उस ऑप्शनल पे कमांड होती है, उस सब्जेक्ट पे कमांड होती है। फिजिक्स का काफ़ी मतलब यहाँ पे
ऑप्शनल का मेरे को बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप सारे डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपका ऑप्शनल अलग अलग रहेगा। तो आपको ऑप्शनल के लिए भी आप जैसे आपको सोशियोलॉजी रहता है, आप कैसे तैयारी करनी है सोशियोलॉजी की, आपको कोई ना कोई सीनियर या कोई ना कोई यूट्यूब पे गाइडेंस वीडियो एपिसोड की मिल जाएगा कि उसकी तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद एक टॉपिक था नोट मेकिंग, जो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि इतना सब है, आपको भी लगा होगा कि यूपीएससी इतना कुछ कैसे याद रहेगा, इतनी बुक्स हो जाएंगी। जो पेपर है, पेपर बहुत ही एक फिक्स बाउंड्रीज के बीच में मेंस का पेपर यूपीएससी पूछती है, उन्हीं के अराउंड हर साल पूछा जाता है। तो आप उस टॉपिक को पकड़ेंगे, उस टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसमें से जो मटेरियल जैसे मैंने बताया कि आपको 400-500 वर्ड्स का मटेरियल आप एक्सपेक्ट कर लेंगे। जो भी सोर्सेज हैं, वो स्टैंडर्ड बुक है या इंटरनेट गूगल सर्च है या कोचिंग का किसी का मटेरियल है, अच्छा मटेरियल है, उसमें से आप 400-500 वर्ड्स में भी हर टॉपिक के 2 या 3 सोर्सेज हो गए, स्टैंडर्ड बुक, ऑनलाइन सर्च, और ये सारा चीज़ें याद नहीं रह सकती। इसमें से जो आपको लगता है कि ये काम का है, ये कोई डाटा है, कुछ अच्छे आर्गूमेंट्स हैं, वो आपको नोट डाउन करने चाहिए। वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में भी नोट्स बना सकते हैं या हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी नोट्स बना सकते हैं, या दोनों का मिक्स एंड मैच बना सकते हैं। ये ऐसे कोई भी टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए इंडिया पाकिस्तान का इशू है, सार्क है, सार्क के बारे में जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, सार्क में कौन कौन से मेंबर्स हैं, सार्क के इश्यूज क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका फ्यूचर का पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया इसको कैसे देखता है, हर टॉपिक के आप 10-10 पॉइंट्स के आप नोट मेकिंग करेंगे। तो इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे तो यूपीएससी अराउंड 150-200 टॉपिक्स हैं, उसी के अराउंड सवाल पूछता है। तो अगर आप एक टॉपिक का एक पन्ने का नोट्स तैयार कर लेंगे ना, तो आपको बाद में जब पेपर आएगा तो सारी बुक्स, सारा वो कोचिंग का मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो जो 150-200 टॉपिक के 150-200 पन्ने हैं, वही रिवाइज करने पड़ेंगे, वही उसी पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो कोचिंग का मटेरियल, जो भी सोर्स है, वो आपको उसको टॉपिक को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। बट पेपर में क्या लिखना है, वो जो आपके नोट्स में होगा वही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एक टॉपिक मेरे को बोला है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसा मेंस है कि सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है बुकलेट, उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, उसके नीचे स्पेस होती है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन होता है, उसके नीचे 2 पन्ने होते हैं, ताकि 15 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन और 3 पन्ने होते हैं। तो आपको उस पन्ने में ही वहीं पे आंसर लिखना होता है। तो जनरली हर अपन चीज को एक इंट्रोडक्शन की मेन बॉडी और कंक्लूजन में तोड़ते हैं। इंट्रोडक्शन लगभग 10% होता है क्वेश्चन का, और सेम कंक्लूजन भी 10 से 12%-15% होता है। जो मेन 75% से 80% जो क्वेश्चन का पार्ट है उसका बॉडी होता है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए पहले 1 लाइन से 2 लाइन से, और फिर जो पूछा गया उसके बारे में 10 पॉइंट, कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में, फिर कंक्लूजन में आप उसको कैसे देखते हैं, सरकार कैसे देखती है, जो क्वेश्चन की टोन है उसके हिसाब से आप उसको कंक्लूड कीजिए। तो जनरली हर क्वेश्चन को ऐसे ही एड्रेस करते हैं सब लोग, वो ऐसे ही एड्रेस करना उचित है। इससे क्या जो एग्जामिनर है वो आपके थॉट्स का फ्लो ढंग से समझ पाएगा और आपको अच्छे से इवेल्युएट कर पाएगा। ये मेरे को बाकी इसके बाद एक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको एक जॉब मिलती है, उसमें वेरियस चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैं पुलिस सर्विसेज में हूँ, तो इंडियन पुलिस सर्विस में आप जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की हायर पोस्ट है, सीधा उसी में जाते हो। सिलेक्शन होने के बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में उस 2 साल की ट्रेनिंग में 6 महीने एज अ प्रोबेशन आप फील्ड में आते हो। उसमें 3 महीने आप हर कोई स्टेशन का चार्ज मिलता है, SHO का चार्ज मिलता है, जिससे वो पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है, क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे सॉल्व करना है,
सोसाइटी कैसी है उसके बारे में समझते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एएसपी का चार्ज मिलता है, जो कि अभी मेरे पास है। एएसपी जैसे डिस्ट्रिक्ट को कुछ सब डिवीजन में बांटा होता है, उसे एक सब डिवीजन का चार्ज मिलता है। जैसे करियर में कोई आदमी प्रमोट होता है, उसके बाद फिर एडिशनल एसपी की पूरे डीसीपी, एसपी डिस्ट्रिक्ट का एसपी, उसका चार्ज मिलता है। फिर डीआईजी या आईजी, मतलब 4-5 डिस्ट्रिक्ट के आप पुलिस फोर्स को हेड करोगे। और फिर उसके बाद एडीजी या डीजी आप स्टेट के पुलिस फोर्स को हेड करोगे। उस पुलिस सर्विसेज में इस तरह के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये होगी स्टेट पुलिस। बाकी आईपीएस सर्विस में स्टेट पुलिस के अलावा जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, एनटीआरओ है, ऐसे बहुत इधर सेंटर की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी काम करने का मौका मिलता है। एनआईए है, जो टेरर रिलेटेड केसेस इन्वेस्टिगेट करती है, या इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज हैं, वो इस तरह जो एनएसजी है, जो नीली कमांडो फोर्स है, एसपीजी है, उसमें भी आप जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जैसे पीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इसमें भी काम करने का मौका मिलता है। तो यही मेरे को टॉपिक्स दिए गए आज की टॉक के लिए। तो मैं यहाँ पे आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, क्यों करनी है, और आपका 1-2 साल, क्योंकि ये तैयारी थोड़ी लंबी तैयारी है, इसमें 2 साल तो मिनिमम लगते हैं। 1 साल की तैयारी, एग्जामिनेशन खुद 1 साल चलता है, 2 साल 3-4 साल लग जाते हैं। आप अपनी यूथ का 3-4 साल इस एग्जामिनेशन को दोगे, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्यों करना है, क्या जो इस एग्जामिनेशन के बाद मेरे को जॉब मिलेगी, उसके जो रिक्वायरमेंट है मेरी पर्सनैलिटी से मैच करती है नहीं करती है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या मैं 4 साल 5 साल या 2-3 साल इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी फैमिली कंडीशन क्या है, क्या मेरी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट अभी जॉब करके कुछ अर्न करने की है। उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद इन द एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग सिलेक्ट भी नहीं होंगे। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप निश्चित सिलेक्ट होंगे, बट कई काफ़ी लोगों को निराशा भी मिलती है। तो आपके उस क्लैरिटी की होनी चाहिए कि अगर मैं नहीं सिलेक्ट होता तो मैं क्या करूँगा। पहले 1-2 साल तो आप उसी माइंडसेट से तैयारी करें कि मेरे को मैं सिलेक्ट होऊंगा ही होऊंगा। फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या कमियाँ रह रही है, क्या मैं उस कमी को दूर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उस हिसाब से आपके पास एक प्लान भी अगर नहीं सिलेक्ट होता तो मेरे को अपने करियर में इसके अलावा क्या करना है, वो क्लैरिटी भी होनी चाहिए। जैसे मैं इंजीनियर था, मैंने पहले सैमसंग में काम किया था सॉफ्टवेयर डेवलपर करके, तो मेरे को ये क्लैरिटी थी कि अगर 2-3 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वापस प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब ज्वाइन कर लूँगा। इसको डॉक्टर है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, या कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है तो उसका अपना वो उसी फील्ड में परस्यू कर सकता है, या कुछ और जॉब्स में ट्राई कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ऐसे ऑप्शंस बहुत हैं, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। तो यही कहता हूँ, मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी पेशेंस से मेरे को सुना, और मैं फिर से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर। Hello. First of all, sir, I want to thank you for giving us time for this occasion. My question is, you mentioned dimensions. आपने dimension बताया, geographical होता है, economical होता है, इसमें perspective समझना बहुत important होता है। अगर आप नए लोकेशन पे जाते हो, आपका मेन अंडरस्टैंडिंग अप्रोच क्या होता है कि आप इन डायमेंशंस को परसीव करते हो, क्योंकि परसीव करने के बाद आप इसे डिफाइन करेंगे, और अगर पॉसिबल है तो हम इसे ऑप्टिमल एक सोल्यूशन दे पाएंगे। तो आप ये डेली पर्सपेक्टिव, मतलब डेली प्रैक्टिस से क्या हो सकता है कि हमारे पर्सपेक्टिव डिफाइन हो पाए, हम अंडरस्टैंड करते हैं और चीज़ों को समझ के सॉल्व भी करते हैं।
एक्झॅक्ट परत क्वेश्चन सांगा, म्हणजे नक्की प्रश्न काय आहे की पर्स्पेक्टिव्ह कसं डेव्हलप केलं हे विचारायचं आहे का? ओव्हरऑल पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे लोकेशनचं असं ज्या जॉग्राफिकल इकॉनॉमिकल असते ना, तर एक सिव्हिल सर्वंटसाठी कोणतीही गोष्ट नाही तर सुचले नाही पाहिजे. आपण इन दी एंड सर्वांना ते सर्च करायसाठीच करतो. तर आपण कोणते प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय कसं करू की हे प्रॉब्लेम आहे आपले हे सोल्युशन आहे. एक ओव्हरऑल अप्रोच काय असला पाहिजे ना आपलं की आपण गोष्टीला परसीव्ह कसं करणार. माझा एक इनिशिएटिव्ह क्रिएट करण्यासाठी की आपका सवाल एग्जामिनेशन रिलेटेड है या एग्जामिनेशन के बाद जो जॉब में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है? नहीं, अप्रोच पढ़ने के लिए एक अप्रोच मतलब एक इनिशिएटिव क्रिएट करके अभी से। अच्छा, अभी से? हाँ सोसाइटी के लिए? हाँ। नहीं, अभी तो आप एग्जामिनेशन पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या है? हाँ, एग्जामिनेशन पे फोकस करें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। एग्जामिनेशन रिलेटेड ही सवाल पूछिए प्लीज, क्योंकि एग्जामिनेशन रिलेटेड ही अपना टॉपिक है। मामा इकडे पुढे जा, इथे सेकंड रो मध्ये सगळ्यांनी परीक्षा रिलेटेड प्रश्न विचारा, नंतर सर आपल्याला मेंटोरिंग करतील once you get pass. Thank you, sir. Thank you for guiding us. Sir, my question is like, in today's world, AI is very commonly used. So, do you recommend using AI for preparation? And sir, if yes, then which tools you would recommend us using, or also guide us how we should not be dependent on it, but using it in an extensive way? What's your name? Pallavi Dwivedi. AI is affecting all the spheres of our life. During my examination preparation also, I used AI. I mostly used ChatGPT and other similar tools to prepare for the specific topics. As I mentioned, UPSC syllabus is mostly about 200 topics that UPSC has defined. If I am unable to find some good source of a specific topic, I used to take the help of AI. If I have to find some data, if I have to find some good catchy conclusion, in the examination there is a crunch of time. Candidate cannot think of introduction or conclusion on the spot. So conclusion, introduction, this also you have to prepare beforehand. So for catchy introductions, catchy conclusions, you can use AI. Just for example, if some questions comes on environment, I had a conclusion prepared. If today or tomorrow we will become $5 trillion GDP, but we must ensure that GDP stands for 3. So something these type of catchy conclusions you can prepare with the help of ChatGPT. Some points, some dimension if you want to cover. ChatGPT or other similar AI tools can provide a holistic understanding of the document. So can we use it to analyze our answers? Like not always we get somebody to analyze our answers, whatever we write. Not like some teacher or somebody senior to us in preparation. So can we use AI for that? Like I hadn't used AI tools for that purpose. You can try if it's good also. I used coaching teachers my friends used to analyze my answers. I took help of coaching in analyzing my answer. But I did use AI. So that was my question, that it is reliable. coaching, it's actually person to person depend. It depends on person to person. As I was in Bangalore, so I was unable to go to classroom coaching, but I took help of online coaching. I used Murunal sir's coaching. For physics also, I used some coaching tools. In prelims, for preparation of prelims, I used to write some coaching question papers. For mains also, in short, if I have to say, I didn't use coaching for classroom purposes, but I used coaching for practice purposes, for writing questions, for getting my questions evaluated. For interview also, I gave some mock interviews at coaching. अजून कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे? विचारतो मला.
Interview, as I told you, that the interview. Sir, you continue. As I told you, the interview revolves around mostly about your background. UPSC asks you to fill a detailed application form. Interview revolves mostly around your detailed application form and the current issues that's going on in the India and in the world. As I gave you the example, current issue of constitutional amendment bill or Iran, US. If I have to give an example, my background is engineering. They may ask me about electrical issues related to AI also. Or other, I work in private sector also. They can ask me about what we can learn from private sector. Have you learned from private sector? Then why public sector after private sector? Mostly about your background or what's going in the current in India and in the world. Thank you, sir. Next question. हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मैं भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से और मैं फर्स्ट ईयर में फिलहाल इनिशियल स्टेज और मुझे भी सिविल सर्विसेज पे जाना है। तो अगर मेरा है कि 4 साल बाद मुझे अगर सिविल सर्विस के लिए अप्लाई करना है तो मैं 4th ईयर के बाद वो अप्लाई कर सकूँ, मतलब उसके लिए रेडी हो सकूँ कि अभी से मैं कुछ स्टार्ट करना चाहिए ताकि मैं वो 4th ईयर तक कुछ बन सकूँ, तो मुझे क्लैरिटी बन जाए कि मैं वहाँ पे जाके वो कर सकूँ। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर 4 साल बाद मैंने सिविल सर्विसेज क्रैक भी कर लिया, फिर मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, अगर सोसाइटी का प्रेशर ऐसा बनता है कि पहले तो जॉब कर फिर उसके बाद उसमें जाना के देख, लेकिन आपने जैसे कहा कि मेरा वो हैंडल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी, तो इस सिचुएशन में हर एक स्टूडेंट ने क्या टैकल करना चाहिए? अगर आप मेरी यहाँ जगह होते तो आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते? मेरी ये 2 क्वेश्चन। जो ग्रेजुएशन है आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो कॉलेज का ग्रेजुएशन आपको बहुत एक्सपोजर देगा, आपको जो चीज़ें नहीं पता होंगी आपको उसके बारे में बताएगा। आपको हो सकता है कि आपका अभी मन है थोड़ा यूपीएससी में आप 2nd 3rd ईयर में जाएंगे तो आपको कुछ और अच्छा लगे, आपको कुछ मशीन लर्निंग पे काम करना अच्छा लगे या वेब डेवलपमेंट पे काम करना अच्छा लगे, तो आप मेरे हिसाब से जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में है तो 1-2 साल ओपन माइंडेड रहेंगे तो और आइडियाज आएंगे आपको। बट अगर आपने 100% क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज देना है तो आप 2nd 3rd ईयर से फिर तैयारी कर सकते हैं। उसमें आप ऑप्शन पे काम करना, वेरियस टॉपिक्स हैं जनरल स्टडीज पे काम करना, तो आप 2nd 3rd ईयर से तैयारी कर सकते हैं अगर आपको 100% क्लैरिटी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 4th ईयर बाद जैसे लोग कहते हैं कि पहले तो जॉब कर, कुछ सेटल कर, या फिर पहले घर का कुछ कमा रहे या फिर कुछ लायक बन उसके कारण फिर उसके बाद जॉब के साथ वो तैयारी करते रहना, तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं जॉब करूँ, फिर जॉब के साथ वो मैनेज नहीं होता है, फिर वो ये भी छोड़ देते हैं, सिर्फ जॉब के पीछे जाते हैं और जो सपना उनका होता है वो होता ही नहीं। तो वो सिचुएशन को टैकल ये थोड़ा पर्सनल रहेगा हर किसी के लिए। आपको जॉब करना है, मतलब आपकी फैमिली को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या आपको खुद इंडिपेंडेंट होना है, किस वजह से आपको जॉब करना है उस पर डिपेंड करेगा। और जब आप 1-2 साल तैयारी कर लेंगे तो आपको खुद भी आइडिया आ जाएगा कि मैं इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में कहाँ पे लाइन कर रहा हूँ, कि मेरे आने वाले 1-2 साल में क्या परफॉर्मेंस रहेगी। उन सभी फैक्टर्स के हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा डिसीजन, तो उन पर आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी 1-2 साल आप तैयारी करेंगे। अजून कोणाला विचारायचे शेवटचे 2 प्रश्न? Good afternoon, sir. My name is Nakshatra and I am from 2nd year CSE. Sir, आप जैसे अभी टेक बैकग्राउंड से ही है, तो आपने हिस्ट्री का सिलेबस कैसे कवर किया था? लाइक उसकी कुछ ट्रिक्स थी क्या आपकी कि आपने कैसा वो सब रिमेम्बर किया? पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, देन मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत वास्ट सिलेबस है, तो आपने वो कैसे मैनेज किया? और सर दूसरा सवाल ये है कि अभी जैसे मैं 2nd ईयर में हूँ कॉलेज के, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, कभी कभी इंजीनियरिंग का भी सिलेबस रहता है एंड मैं बहुत बिगिनर स्टेज पे हूँ, तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इसे हिस्ट्री की, सिविक्स,
पॉलिटी के सब्जेक्ट्स में? जो आप जैसे आप कर लीजिए, आप सिर्फ CSE के स्टूडेंट हैं, जो नॉन CSE सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, उनका UPSC ने सिलेबस बहुत ही अच्छे से, मेंस का सिलेबस बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। तो आप उस सिलेबस को आपके आगे रख के, तो जो पिछले 10-12 साल के बेसिक प्रीवियस ईयर सवाल हैं, उसके अराउंड आप उसी के अराउंड आपकी तैयारी आप करें। जैसे आपने हिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया, जो UPSC जनरल स्टडीज पे जो टॉपिक्स हैं उनके अराउंड आपकी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करता है, वो किसी हिस्ट्री ग्रेजुएट जितनी एक्सपेक्ट नहीं करता। पर वो +1 +2 या जो हिस्ट्री ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट है उतनी एक्सपेक्ट करता है। तो जो किसी भी स्ट्रीम में जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके लिए +1 +2 का जो हिस्ट्री का ज्योग्राफी का सिलेबस पढ़ना उतना मुश्किल नहीं रहेगा, बट थोड़ा चैलेंजिंग जरूर रहेगा। आप प्रीवियस ईयर को ही अपना बेस बना के टॉपिक बाय टॉपिक उसकी तैयारी करें। दूसरा जो आपका सवाल था कि टाइम मैनेजमेंट का, अभी आप ग्रेजुएशन में है तो आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ग्रेजुएशन को अच्छे से करना ही रहना चाहिए। तो उस ग्रेजुएशन में जो भी आपको टाइम मिलता है क्लासेस से पहले, कॉलेज से पहले या कॉलेज से बाद, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, या वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो सेमेस्टर ब्रेक मिलेगा उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। अगर आपको लगता है कि जस्ट ग्रेजुएट होकर आपकी अच्छी तैयारी है, अगर नहीं लगता तो आप एक साल का ब्रेक भी ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके आप डेडिकेटेड डिसीजन प्रोसेस कर सकते हैं। Yes, thank you. Yes. तो सर, CSAT का प्रिपरेशन कैसे करेगा एज ए बिलोंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड? एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने स्पेसिफिकली CSAT के टॉपिक्स आते हैं। एक तो कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी। तो जो भी उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स रहेंगी, ताकि मेंटल एबिलिटी की मार्केट में फेमस बुक्स, मैं सेम वही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीवियस ईयर जितने इंपॉर्टेंट है उससे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है। आप CSAT के प्रीवियस ईयर के पेपर में आप उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आपको लग रहा है कि अगर आपको क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे 66 मार्क्स उसमें रिक्वायर्ड है, अगर आपके 90+ आ रहे हैं तो आप ठीक है, आप मतलब उसकी प्रेपरेशन को आप साइड लाइन कर सकते हैं। नहीं आ रहे तो आप उसमें से टॉपिक आइडेंटिफाई करें कि मेरा मेंटल एबिलिटी में जो ब्लड रिलेशन रिलेटेड सवाल है या जो मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन सवाल है वो नहीं हो पा रहा, तो उसके रिलेटेड जो भी कॉमन मटीरियल है मार्केट में उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सजेस्ट नहीं, मैं एक्चुअली मैंने नहीं कोई यूज़ किया, तो मैं नहीं सर्च कर सकता। सर, अगर हमारे 2 सब्जेक्ट हो गए तो उसकी रिवीजन कैसे करते हैं तो खुल जाता है? क्या चीज़? रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को ही बार बार रिवाइज करें, 3 बार 4 बार। अगर नोट्स में आपको कमी लग रही है तो जो आपका ओरिजिनल सोर्स है, इस बुक को आपने रेफर किया है, इंटरनेट में किस वेब पेज को रेफर किया है या कोई मटेरियल को रेफर किया है, आप उसको भी दोबारा पढ़ सकते हैं। 1-2 बार उसको पढ़ के आप नोट्स बनाएं, तो नोट्स को फिर 2-3 बार पढ़ते हैं, उससे हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर, आप बुक कौन से सजेस्ट करोगे? जैसे कि ताता का ठोकरा है, मतलब पढ़ेंगे नहीं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से रहते एग्जाम? नहीं, पहला सवाल क्या था आपका? दूसरा ऑप्शन आप बुक कौन से सजेस्ट करोगे PSI स्टडी के? नहीं, बुक्स सभी एक तो थोड़ी फेमस बुक्स है जो हर कैंडिडेट फॉलो करता ही करता है। वो आपको जैसे पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत करके है, ज्योग्राफी के लिए +1 की NCERT, हिस्ट्री के लिए आपका NCERT जैसे मैंने बताया BP चंद्रा शर्मा जी है, और कुछ ऐसे फ्रिंज टॉपिक्स हैं जिसके लिए आप कोचिंग मटेरियल, जिसमें डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ कोचिंग का मटेरियल। तो बेसिक है जो आप बेसिक टॉपिक आप लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के कुछ नोट्स, और ज्योग्राफी के लिए +1 +2 की NCERT, और हिस्ट्री के लिए भी आप NCERT, आप इससे स्टार्ट करें। आप जब स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या गैप्स हैं और क्या क्या गैप्स नहीं है।
उसके हिसाब से आप ऐड ऑन इंटरनेट का यूज़ करके जब आप स्टार्ट करेंगे आपका एक पीयर ग्रुप बन जाएगा। पीयर ग्रुप से भी आपको समझ में आने लगेगा कि कोई आपका दोस्त कुछ पढ़ रहा होगा तो उससे आपको समझ में आने लगेगा कि ये मेरे को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका चॉइस भी थोड़ा पर्सनल ही है। वो मैंने समझाया कि 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक, क्या उस ऑप्शनल में यूपीएससी में मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। हो सकता है कि वो पेपर आपको बहुत अच्छे से आता हो बट यूपीएससी उसमें रिलेटिवली कम स्कोर दे रहा हो। दूसरा, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि आपको सारा ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरा, इंटरेस्ट है और क्या आपको अच्छे से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है बट हिस्ट्री में आपका स्कोर आएगा या नहीं आएगा। कि अगर मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट भी था तो मेरे को समझ में भी आ गया था कि मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो इस 3 फैक्टर के हिसाब से आप अपना ऑप्शन रखेंगे। थैंक यू सर। थँक्यू सर. सर्व उपस्थित विद्यार्थ्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की आपले जे काही टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअप चॅनल आहे त्याच्यामध्ये आम्ही एक जनरल बुक लिस्ट की ओव्हरऑल जी जनरली वापरली जाते किंवा कोणत्या विषयासाठी कोणते पुस्तकं यूज केली जाणार आहेत याची माहिती आम्ही टाकणार आहोत. तर आपल्याला तुम्ही चॅनलला जॉईन आहात. त्यानंतर सरांनी खूप आपल्याला सखोल मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि आम्हा सगळ्यांचे मार्गदर्शक विकास मीना सर यांचे इथं आगमन झालेलं आहे. तर मी सीएम आधी सगळ्यात आधी अतिथी देवो भव या वृत्तीप्रमाणे आपले आजचे वक्ते माननीय रॉबिन बन्सल सर यांचा सत्कार माननीय विकास मीना सर यांनी करावा अशी मी सरांना विनंती करते. थँक्यू सर. आणि यानंतर आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक विकास मीना सर यांचं स्वागत सीएम फेलो प्रसाद कुलकर्णी यांनी करावं असं मी त्यांना विनंती करते. थँक्यू सर. यानंतर माननीय जिल्हाधिकारी सर यांनी युवा संवादच्या मागची संकल्पना आणि आपण सर्वांना थोडक्यात मार्गदर्शन करावं असं मी त्यांना विनंती करते. SPPU पांढरगावला IPS ऑफिसर 2023 त्यांचं अभिनंदन. त्यांना पहिला सेशन खूप चांगल्या रीतीने सांभाळला. मेलबर्नचा आपला युवा संवादचा हेतू आपल्याला सगळ्यांना कळला असेल. ऑलरेडी मॅडमने ब्रीफ आपल्या सगळ्यांना केलेला आहे. द गुड पार्ट इज की आपल्याला चांगले पोरे या ठिकाणी बोलवून गाईड करायचे. आपल्याला या ठिकाणी जनसभा घ्यायच्या नाही. त्या अनुषंगाने आम्ही आमची टीमला सांगितलेलं आहे. द गुड पार्ट इज की जितके भी लोक आलेले आहेत दे आर सिन्सिअर एनफ आणि पुढे जाऊन काही ना काही कॅरियरमध्ये चांगला करतील आणि तुमच्याकडून इतर लोक मोटिवेट होतील, इतर लोकांना तुम्ही इन्स्पायर करतील अशा रीतीने तुम्हाला मेहनत करावं लागेल. हा विषय फक्त मार्गदर्शन पर्यंत लिमिटेड नाही. आपण कॅरियर काउन्सिलिंग पण करणार आहे. त्यासोबत मोटिवेट कसा रीतीने करू शकतो कारण प्रत्येकाची स्टोरी वेगवेगळी आहे. जसं तुम्ही रॉबिन बन्सल साहेबांचा बघितला, प्रायव्हेट नोकरी करून ते सर्व्हिसमध्ये आले. आधी त्यांच्या 2019 मध्ये ऑलरेडी ग्रॅज्युएशन झालं होतं. त्याच्यानंतर खासगी नोकरी केली. त्याच्यानंतर सर्व्हिसची तयारी केली आणि त्याच्यानंतर सिव्हिल सर्व्हिस एक्झाम क्रॅक केली. त्यांच्यावर पण घरा आणि कुटुंबाचा प्रेशर होता. त्यांच्यावर इतर जबाबदारी होती. ती जबाबदारी कसं रीतीने झाली हे सगळे विषय त्यांना तुम्हाला समजून सांगितलं. महत्वाचं आहे या सेशन मार्फत आपल्यापैकी जर जितके भी लोक उपस्थित आहेत ते चांगल्या रीतीने मोटिवेट झाले, तयारी चांगल्या रीतीने केली. आताच्या जगामध्ये ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन खूप जास्त आहे. आपण चांगल्या रीतीने मोटिवेट होऊन स्वतःच्या अभ्यासावर फोकस केला तर नक्कीच जे आम्ही मेहनत करतो त्याचाच रिझल्ट येतो. मेहनत कसा रीतीने करायचं ते आम्ही तुम्हाला गाईड करू शकतो. कोणती स्ट्रॅटेजी तुम्हाला वापरायची ते आम्ही तुम्हाला गाईड करू शकतो. पण शेवटची मेहनत तुम्हालाच करावी लागेल. आणि जसा तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिस एक्झामचा ट्रेंड बघत आहे किंवा MPSCचा ट्रेंड बघत आहे, एक्झाम खूप टफ झालेली आहे. असा नाही की आपण नॉर्मली तयारी केला, जसा कॉलेजमध्ये मस्ती करत होता, कॉलेजची एक्झाम आली, आपण 3 दिवस तयारी केली आणि पास झाला, तसा रीतीने कोणती कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम राहत नाही. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये आपल्याला आधीपासूनच सिरियस व्हावा लागतो. त्यामध्ये फेल्युअर पण एक पार्ट आहे. खूपच कमी लोक आहेत. जसं मी 2025चा ट्रेंड बघितला, फक्त 6% मुलं आहेत ज्यांच्या पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये क्वालिफाईड झालेले आहेत.
इतर जे 94% लोक आहेत त्यांना पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये ते फेल्युअर समोर गेलेले आहेत आणि फेल्युअर कसा हाताळला आणि त्याच्यानंतर सक्सेस कसा आहे त्यांना सक्सेस झाले ते एक महत्त्वाची जर्नी असते. सिमिलरली जर एक्झामचा परत तुम्हाला ट्रेंड बघायचा असेल तर जवळपास 6 लाख लोक बसतात. त्यामधून आपण जवळपास 1000 लोकांचं सिलेक्शन करतोय. म्हणजे हर 600 बच्चों के मागे एकाचा सिलेक्शन होतो. सिच्युएशन बघा ऑलरेडी आपल्याकडे जर तयारी करायची तर खूप जिद्दीने करा, मेहनतीने करा आणि यामध्ये एकदा मोटिवेट होऊन चालणार नाही. तुम्ही किती परसिस्टन्स आणि कन्सिस्टन्सी दाखवणार आहे ते पूर्ण या पूर्ण सक्सेसच्या की देणार आहे. माझी सगळ्यांना विनंती आहे तुम्ही मोठे स्वप्न बघा पण मोठे स्वप्न बघण्याच्या पूर्वी आपला एक नॉर्मल माइंडसेट असतो की मी इतकी मोठी एक्झामची तयारी करतो तो 1 महिना मी त्याची प्लॅनिंग साठी लावणार आहे. 1 महिना त्याची प्लॅनिंग लावणार आहे. 1 महिन्यानंतर कोणाची लग्न आली कोणाचा वाढदिवस आला त्याच्यानंतर ते स्वप्नच तुम्ही विसरून जातो. तो जर मोठा स्वप्न बघायचे तो आजपासूनच तुम्ही तयारी स्टार्ट करा. छोटे छोटे पाऊल उचला. असा नाही की तुम्ही पहिला दिवशी आज इथून जाणार आहे मार्केटमध्ये जसं रॉबिन मंसल साहेबांनी तुम्हाला काही पुस्तक सांगितली सगळी खरेदी करून आणणार आहे ड्रॉअर मध्ये सजवणार आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एकदा प्लॅन करणार आहे की जवळपास 7 ते 10 दिवसानंतर त्याचे वाचन स्टार्ट करू. आपल्याला छोटे छोटे टप्प्याने ते स्टार्ट करायचे. चांगली स्ट्रॅटेजी तुम्हाला या ठिकाणी लोक सांगतील. जितके भी नोट्स वगैरे आहे जे बुक रेफरन्सेस आहेत ते आम्ही तुम्हाला व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुप मार्फत तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ. त्याचा तुम्ही अभ्यास करा. पण तुमच्यापैकी कोणी तुमच्या शेजारची मुली असो या मुलं असो ते पुढच्या 2 या 3 वर्षामध्ये सिलेक्ट होणारच आहे. पण त्याची की एकच आहे किती कन्सिस्टंट राहिला आणि किती डिसिप्लिन राहिला. जर तो चांगल्या रीतीने हे दोघे मुद्द्यांवर काम केला आणि स्मार्टली वर्क केला आणि चांगली प्लॅनिंग त्यांना मेहनत केली तो ऑटोमॅटिकली त्याचा रिझल्ट येणार आहे. माझी सगळ्यांना शुभेच्छा आहे. तुम्ही पुढच्या सेशन पण याच म्हणजे जसा रीतीने तुम्ही आज ऐकलेला तसाच रीतीने तुम्ही पुढच्या सेशन पण अटेंड करावी. त्यामध्ये वेगळे मुद्दे आपण कव्हर करणार आहे. माझा सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट करणार आहे की तुम्ही कोणती पुस्तक आहे ते ऑलरेडी तुम्हाला माहिती मिळेल. कशा रीतीने तुम्ही सिलेक्ट झाला याच्यावर जर तुम्ही जास्त विचारलं तो अँकरला पण त्याच्या संदर्भात जास्त डिटेल या जास्त मुद्दे सांगू शकत आहेत. इतर आपल्याला आताची परिस्थिती अशी आहे ज्यावेळी मी तयारी करत होतो त्यावेळी रिसोर्सचा खूप खर्च होता. म्हणजे पुस्तक भेटत नव्हती, नोट्स भेटत नव्हते, नेटवर खूप कंटेंट कमी उपलब्ध होतं. आता असं आहे की जास्त कंटेंट उपलब्ध आहे. तुम्हाला हे प्लॅन करावा लागेल की यापैकी मला कोणता निवडायचा. आता तुमची सिच्युएशन मागच्या 7 ते 8 वर्षामध्ये पूर्ण बदल झालेला आहे. ऑनलाईन नेटवर युट्यूबवर इतका कंटेंट अवेलेबल आहे की तुम्हाला बघावा लागेल कोणती व्हिडिओ मला बघायची, कोणता नोट कोणता पीडीएफ मला रीड करायचा. एआयचा युग आहे त्यामध्ये ऑलरेडी तुम्ही कोणताही प्रश्न विचारला तो तुम्हाला डाऊट येऊ शकतो की माझ्यापेक्षा चांगला होता एआय कडून आम्ही क्वेश्चन विचारतो ते देतो. तो मी कसा रीतीने परफॉर्म करू सेल्फ डाऊट मध्ये तुम्ही येऊ शकत आहे. तो बेटर आहे जसा रॉबिन मंसल साहेबांनी सांगितला की रिव्हिजन इज द की. जितका जास्त रिव्हिजन करणार आहे ते तुमच्यासाठी मेहनती ते रिअल मध्ये बेनिफिशियल राहणार आहे. सिमिलरली नोट्स मेकिंग ते पण बेनिफिशियल राहणार आहे. आणि सिलेबस जितका चांगल्या रीतीने तुम्ही समजला तो सिलेबस समजला मागच्या 5 ते 10 वर्षाच्या प्रश्न येथे चांगल्या रीतीने तुम्ही म्हणजे त्याचा ट्रेंड आयडेंटिफाय केला त्याच्या अकॉर्डिंग प्लॅनिंग केली शेड्यूल ठरवली तयारी केली तो रिअल मध्ये तेच क्वेश्चन अलग अलग वे मध्ये येतात. कारण यूपीएससीने सिलेबसची एक मर्यादा फिक्स केलेली आहे. त्या अनुषंगाने क्वेश्चन विचारतात. तुम्ही सेल्फ डाऊट मध्ये येऊ नका. काही वेळी असा येऊ नका की आम्ही तयारी करू शकतो या नाही करू शकतो. लोकांच्या या कुटुंबाच्या प्रेशर मध्ये येऊ नका. तुम्ही लोकांना प्रूव्ह करण्यापेक्षा माझा क्लिअर सगळ्यांना म्हणणं आहे की तुम्ही स्वतःच्या इम्प्रूव्हमेंट वर फोकस करा तरच तुमचं सिलेक्शन होणार आहे. परत मी सगळ्यांना या ठिकाणी जितके लोक उपस्थित आहेत त्यांना शुभेच्छा देतोय आणि थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. यानंतर मी विठ्ठल यांना विनंती करते की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम. काय झालं वातावरण थोडं गंभीर झालंय का? तर ही फक्त ऑफिसर होण्याची तयारी आहे तर घाबरू नका यावेळेस. तर मग आज युवा समाजचा पहिला कार्यक्रम रॉबिन मंसल सर यांनी या कार्यक्रमामध्ये अत्यंत सखोल शब्दामध्ये आपला प्रवास प्रायव्हेट सेक्टर कडून ते पब्लिक सेक्टर जॉब मध्ये कसे आले यामध्ये त्यांना कोणत्या कोणत्या अडचणी आल्या
तसेच तुम्हाला मार्गदर्शनासाठी प्रिलिम्सची तयारी कशी करावी, GS1, GS2, GS3 हे सब्जेक्ट असतील, त्याचा अभ्यास कसा करावा, त्याची बुक लिस्ट यासाठी सरांनी एकदम डिटेलमध्ये मार्गदर्शन केले. ठीक आहे. आता सर आपल्या पुढे त्यांनी खूप मोलाचा वेळ दिला. आता तुम्ही यवतमाळच्या थोड्याशा बातम्या वाचत असाल की लॉ अँड ऑर्डरमध्ये काय चाललं, यूट्यूबला त्या वाचल्या असतील. तर मग इथे बघा, ऑफिसर्स आपल्यामध्ये असतात, पण त्यांचं बॅक ऑफ द माइंड जे टास्क असतात, ठीक आहे, ते एकदम मल्टीटास्किंग आहे की रायगावमध्ये काय चाललंय या परिस्थितीचा मागे बॅक ऑफ द माइंड विचार चालू असतो. आणि तरी त्यांनी आपल्याला इथे मौल्याचा वेळ दिला, त्याच्यासाठी त्यांचे आभार. आणि मी कलेक्टर सरांचेही फार आभार मानतो की ज्यांनी युवा समाजासाठी आम्हाला संमती दिली आणि या युवा समाज कार्यक्रमामागे जे आमच्या प्रेम बनू शकतो पूनम महिने मॅडम, यांनाही मी फार फार आभार मानतो की त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला या कार्यक्रमासाठी प्रत्येक टप्प्याला लागलं. आता पुढील सत्र हे हेमकृष्ण पिसले सरांचं किती तारखेला असेल? 27 तारखेला. बरोबर. पुढच्या सोमवारी 27 तारखेला आपल्याला याच बचत भवनामध्ये हेमकृष्ण पिसले यांचं सेशन असेल. हेमकृष्ण पिसलेचं एकदम थोडक्यात तुम्हाला इंट्रोडक्शन सांगतो की सर हे गोंदियाच्या मातीतून उभे राहिलेले व्यक्तिमत्व आहे. सध्या ते तहसीलदार धामणगाव, तुम्हाला माहीत असेल, धामणगाव येथे तहसीलदार म्हणून काम करत आहेत. आणि त्यांचे 2025च्या UPSC मध्ये 849वी रँक आली. तर ते सर हेमकृष्ण पिसले सर मराठीमध्येच आपलं मार्गदर्शन करते. तर त्यामुळे आणि पिसले सरांचं एक सांगतो की त्यांनी MPSC तसेच UPSC या दोन्हीचे हे केले, दोन्ही क्रॅक केले आहेत. तर जेही विद्यार्थी दोन्हीचा अभ्यास करत आहेत तर त्यांनी पुढच्या सेशनला उपस्थित राहावं. आणि कार्यक्रम समाप्त झाला असे मी जाहीरपणे जाहीर करतो. फक्त एकच विनंती आहे, आम्ही पासेस मार्फतच इन्व्हाइट करत आहे, जास्त आम्हाला गर्दी नको. तो जर तुमच्या रिकमेंडेशन असेल तुम्ही कलेक्टर कार्यालयाला कॉन्टॅक्ट करू शकत आहे. मॅडमांच्या ऑफिस तुम्ही भेटून यावं. जर तुमच्या कोणी मित्रमंडळी कोणी असेल मित्रामध्ये ज्यांना जर पास इच्छुक असेल तर आम्ही कॉलेजला प्रोव्हाइड करतो. जर तिकडे पास संपले असेल तर ते कलेक्टर ऑफिसला कॉन्टॅक्ट करू शकत आहे. आय वॉन्ट ओनली सिरियस स्टुडंट हिअर, म्हणजे असं नाही की कोणीच येतोय, तर तुम्ही सिरियसनेस दाखवावी अशी मी अपेक्षा करतोय. आणि इतर लोकांना पण तुम्ही यासाठी म्हणजे थोडा चॅनलाइज करा. जे मित्र जे चांगले आहेत त्यांना या विषया संदर्भात सांगा. पुढच्या वेळी आपला पूर्ण हॉल भरला पाहिजे. आम्ही म्हणजे गुड क्वालिटी ऑफ आपले जे ऐकणारे लोक आहेत त्यांची उपस्थितीमध्ये ते भरला पाहिजे, ते तुम्ही एन्श्योर करा. ठीक आहे, धन्यवाद. बासुवा